नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं आधुनिक विश्व के इतिहास के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का एक संग्रह है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने भारत के इतिहास से संबंधित 235 क्वेश्चन 4 वीडियो के रूप में हमने पढ़े हैं। तो आज हम आधुनिक विश्व का जो इतिहास है उसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आने पर इसे शेयर और लाइक करें। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आधुनिक विश्व का इतिहास। तो इस इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो आधुनिक विश्व का इतिहास, उसमें पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ। तो पुनर्जागरण देखिए, ये जो आरंभ है ये कहाँ से होता है, ये आपको याद रखना इटली से होता है। देखिए, इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से होती है। तो कहीं आप ये मत कर देना ये पुनर्जागरण है, और पुनर्जागरण कहाँ से शुरू होता है, इटली से शुरू होता है पुनर्जागरण। इसके बाद देखिए, मोनालिसा किसकी करती है। मोनालिसा बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मोनालिसा तो ये किसके है, लियोनार्डो दा विंची। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मोनालिसा, और ये विश्व प्रसिद्ध एक प्रतिमा है। तो लियोनार्डो दा विंची की ये करती है। और इसकी एक कृति और है लास्ट सपर, ये भी आपको याद रखिए। लास्ट सपर जो है ये भी, लास्ट सपर यानी अंतिम भोज। तो ये इसकी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, एक तो मोनालिसा और एक लास्ट सपर यानी अंतिम भोज, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला जो प्रश्न है वो हमारा क्या है, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा, डिवाइन कॉमेडी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा, दांते ने, दांते ने। तो देखो एक प्रकार से आपको याद हो भी जाएगा कि देखो डिवाइन, डिवाइन मैंने बटना, दांत भी हमारे क्या करते हैं, बांट देते हैं भोजन को। तो दांते, डिवाइन कॉमेडी यानी दांते के द्वारा ये काव्य लिखा गया। ये थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। तो डिवाइन कॉमेडी यानी दांते। इसके बाद है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपको याद करना है कि किसके नेतृत्व में ये सुधार हुआ, यानी प्रोटेस्टेंट जो धर्म है इसके, ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो प्रकार हैं। तो इसमें देखिए मार्टिन लूथर, किसने, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक हुए हैं। मार्टिन लूथर जिन्होंने पोप की गलत परंपराओं का, गलत नीतियों का विरोध किया है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। इसके बाद देखिए, इससे अगला है भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की। भारत की खोज यानी भारत की खोज नहीं, किसने, भारत आने के रास्ते की खोज की। लेकिन ये प्रश्न इसी तरह का चल रहा है। तो भारत की जो खोज है वो किसने की सर्वप्रथम, देखो इसमें नाम है हेनरी कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा। आपको ये दो जो नाम है इन नामों में ही कहीं न कहीं गड़बड़ी हो सकती है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद करना, देखिए एक अमेरिका से संबंधित है, एक भारत से संबंधित है। अमेरिका, अमेरिका जब लिखते हैं तो अमेरिका, तो अमेरिका में लास्ट में क आता है, तो अमेरिका से संबंधित है कोलंबस। भारत जब हम लिखते हैं भारत, तो इसमें बह या वह यानी ये जो वा, ये शब्द वास्को डिगामा। एक तो याद कर लीजिए कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्रा था, कोलंबस यात्री था, और कोलंबस जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो काका था इटली का। तो इस तरह से देखिए, वास्को डिगामा ने भारत की खोज यानी सर्वप्रथम की, ये पुर्तगाल का था। और ये बात कब की है, 1498 की बात है। कब की है, 1498 की बात है। ये अपने को अच्छे से याद रखना है। तो उत्तर क्या हो गया, वास्को डिगामा। इसके अगला क्वेश्चन है, देखिए वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। बहुत अच्छी बात है ये, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था। तो ये था पुर्तगाली। कौन था, पुर्तगाल का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आ गया, कोलंबस कहाँ का निवासी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कोलंबस कहाँ का निवासी, कोलंबस। तो इसने अमेरिका जो है, ये कब की बात है, 1492 में। ये आपको याद रखना, 1492 में इसने अमेरिका की खोज की। और ये था कहाँ का, इटली का। क्यों, कहाँ का था, इटली का था। इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका जो नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए। इटली का एक नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी।
तो उसके नाम से ये नाम पड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये कोलंबस कहाँ का निवासी था, प्रश्न आ गया हमारा। इससे आगे है अमेरिका की खोज किसने की, ये क्वेश्चन आ गया, अमेरिका की खोज किसने की। तो वही उत्तर करना अपने को, कोलंबस। कोलंबस कहाँ का यात्री था, इटली का यात्री था। कब की, 1492 में, ये आपको याद रखना, 1492। अगला प्रश्न है किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ। देखिए अमेरिका जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है, तो आपको याद है अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि एक इटली का व्यक्ति था और इसके नाम पर ये अमेरिका नाम पड़ा है। तो इस तरह से अमेरिका की खोज भी इटली निवासियों ने की और इसका नाम भी उसी के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया। देखिए संपूर्ण विश्व का जो चक्कर लगाया वो देखिए किसने लगाया, मैगेलन ने, ये याद रखिए आप। और ये चक्कर लगाया इसने समुद्री रास्ते से, किससे, समुद्री रास्ते से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला जो पहला व्यक्ति है समुद्र के रास्ते से, वो है मैगेलन। आपको याद भी रह जाएगा, देखो समुद्र में रहा फिर भी गला नहीं, यानी इसके पैर गले नहीं, मैगेलन गले नहीं है। तो इस तरह से उसके अंदर चलाइए, समुद्र की यात्रा की, लेकिन गला नहीं। इस तरह से याद हो जाएगा तुम्हारे। तो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किसने लगाया, मैगेलन ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैगेलन। अगला है 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच चला। तो किन देशों के बीच हुआ, देखिए इसका उत्तर आएगा, देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, याद रखना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यानी जब कोई युद्ध होता है तो सब कुछ फ्राई हो जाता है, यानी नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फ्राई यानी फ्रा से फ्रांस और ई से इंग्लैंड, यानी जिस तरह से फ्राई करते हैं मिल जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, झगड़ा होता है। तो यानी फ्राई यानी फ्रांस और इंग्लैंड आपस में मिल गए, यानी लड़ के। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा। वास्को डिगामा, देखिए ये प्रश्न अच्छा है कि वो जो पहले ही हमने पढ़ लिया था, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की, तो हमने पढ़ लिया 1498 में। तो आपको याद रखना है कि 1498 और 1492 इन दोनों में आपको याद रखना है। 1492 कोलंबस से संबंधित है जिसने अमेरिका की खोज की, और 1498 ये वास्को डिगामा से संबंधित है जिसने भारत की खोज की, अरे भारत पहुंचा। इसके बाद अगला है अपने वास्को डिगामा के बाद में अगला जो क्वेश्चन हमारा वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा अपना। तो ये देखिए 13वां जो क्वेश्चन है वो देखो, वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये पहुंचा कहाँ, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई, कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ये आपको याद रखना, वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा, सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पहुंचा भारत के। तो ये आपको याद रखना दक्षिणी छोर में। इसके बाद कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, ये आ गया। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की, और ये कहाँ का यात्री था, इटली का यात्री था, ये हमने पहले पढ़ लिया। अगला है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई। तो देखिए बोस्टन टी पार्टी घटना ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो बोस्टन यानी बोस्टन शहर है ये, और बोस्टन टी पार्टी यानी एक प्रकार से ये इंग्लैंड के विरुद्ध एक घटना है, और इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो चाय से भरे जहाज है उनको डुबो दिया गया था कि चाय नीति न बनाने के कारण। तो उस घटना को ये कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। और ये घटना होती कब, ये 16 दिसंबर 1773 की बात है। ये कब की बात है, 16 दिसंबर 1773 में ये बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, 16 दिसंबर 1773। इसके बाद है बोस्टन टी पार्टी घटना के नायक कौन थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है उसके नायक कौन थे। तो उसके नायक थे सैमुअल एडम्स जो है इसके नायक थे, यानी इनके नेतृत्व में ये उन जहाज़ों को डुबोया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड के जो जहाज़ थे चाय से भरे थे, तो चाय की नीति के कारण इनको नुकसान हो रहा था बोस्टन शहरवासियों को। तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ये घटना घटी। इसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो देखिए आपको याद हो जाएगा इसमें। तो 17वां जो क्वेश्चन हमारा वो है 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई 1776 ये रहा बी का। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसमें कि
4 जुलाई 1776, देखो 1776 जो है इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 4 जुलाई 1776, देखो ये घोषणा हुई 1776 में। इसके बाद इनको 1776 के बाद में 1789 में ये तो इन्होंने संविधान लागू किया गया। 1789, ये 4 जुलाई तो नहीं, 1789 आपको याद रह जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो, और 1783 में जो है, 1783 में ये 1783 में ये ध्यान में रखना है कि जो पेरिस संधि के द्वारा 1783 में इसकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। तो 4 जुलाई आपको याद रखना है, 4 जुलाई 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अगला है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया। तो पेरिस संधि के तहत, देखो क्वेश्चन आए गए आगे कि पेरिस संधि के तहत अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया। तो इसका उत्तर है 1783 में, यानी 1783 में पेरिस संधि के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, जबकि घोषणा कब कर दी गई थी, 1776 में। तो 7 साल बाद में और ये इंग्लैंड ने इसको स्वीकार किया गया। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ। देखो नया संविधान 1789 की बात है ये, तो ये आपको याद रखना, 1789 में जो है अमेरिका का संविधान लागू हुआ, ये अच्छे से आप याद रखिए। इसके बाद देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक, देखो अमेरिका के जो है आपको ध्यान में आ गया, सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा, तो ये आपको याद हो जाएगा 1776। फिर इस स्वतंत्रता को मान्यता कब दी, 1783 में। इसके बाद संविधान कब लागू हुआ, 1789 में। तो इस तरह से ये बातें आपको याद होनी चाहिए, 1789 में। अब ये कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। तो नायक कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये आपको याद रखना है कि ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी यही थे। और वाशिंगटन जो है उसी के नाम पर अमेरिका की जो राजधानी है उस शहर का नाम वाशिंगटन रखा गया। तो अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन ही राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में। इसके बाद देखिए, और फ्रांस की क्रांति जो, इसमें एक बात और याद रखना है, ये क्रांति के 3 महत्वपूर्ण वर्ड हैं। एक तो है समानता, दूसरा है इसमें स्वतंत्रता, और तीसरा है बंधुता। ये जो वर्ड है, इन्हीं वर्डों पर ये क्रांति हुई थी कि हमें समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बंधुता चाहिए। और हमारे भारतीय संविधान में भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए हैं। अगला है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई। देखो बहुत अच्छा काम कि फ्रांस की जो क्रांति है इसमें संबंधित आपको याद रखना, देखो लुई 14वां, लुई 16वां और लुई 15वां। तो इसमें याद रखना लुई 16वें के काल में ये क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई, लुई 16वें के काल में। आपको याद रखना कि लुई 16वें के काल में ये क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बार बार पूछा गया है कि मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसका है। तो ये याद रखना लुई 14वें का कथन है। किसका है, लुई 14वें का ये कथन है कि मैं ही राज्य हूँ और मैं करता हूँ वही सारे काम है। तो इस तरह से मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है, लुई 14वें का। वर्साय के शीश महल के निर्माण किसने करवाए। तो ये भी लुई 14वें ने ही करवाए, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो किसने करवाए, लुई 14वें ने इसका निर्माण कराया, वर्साय के शीश महल का निर्माण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें और भी अच्छा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए इसमें वाल्टेयर दे रखा है, रूसो दे रखा है, नेपोलियन बोनापार्ट दे रखा है और मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये कानून की आत्मा या विधि की आत्मा। तो इसमें जो इन्होंने दे रखा है कि जो शक्ति है उसका पृथक्करण होना चाहिए, यानी न्यायपालिका के रूप में, कार्यपालिका और इसी तरह से एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका। ये जो है ये आपको याद रखना है
तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी 3 रूपों में राज्य की जो शक्ति है उसका पृथक्करण होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। इस बात के समर्थक थे मोंटेस्क्यू। कौन थे? मोंटेस्क्यू जो है इस बात के समर्थक थे। इसके बाद देखिए विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये इनका ये पुस्तक मैंने बताई आपको। इसके आगे देखो 26वां जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए। 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां जो क्वेश्चन है वो देखो आप ध्यान से कि सामाजिक संविदा, सामाजिक जो संविदा है उसमें देखिए उसके रचयिता कौन है? तो सामाजिक संविदा जो इसके रचयिता कौन है यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसके है रूसो। रूसो इसके संस्थापक यानी इसके रचयिता हैं। इसके बाद है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का जो युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का संबंध है नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट जो कभी युद्धों में हारता नहीं था, वो 1815 में इस युद्ध में हार गया और इसके बाद 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वाटरलू का जो युद्ध है ये 1815 में लड़ा गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जो जुलाई क्रांति है वो होती है 1830 में। जुलाई 1830 में होती है, इसलिए जुलाई क्रांति कहा जाता है इसको। तो 1830 की ये घटना है। फ्रांस 30। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो 29 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके शासनकाल में ये आरंभ हुआ? तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखे बहुत सारे, लेकिन आपको याद करना है कौन सा ऑप्शन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चार्ल्स प्रथम। देखिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। गृह युद्ध इंग्लैंड में, किसमें? इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ चार्ल्स प्रथम के काल में। तो ये 1642 की जो घटना है, ये कब की है? ये गृह युद्ध की 1642 की घटना है, आपको याद रखना है। देखिए जो चालू आदमी होगा ना वो सबसे पहले क्या करेगा? गृह युद्ध करवाएगा, आपस में लड़वा देगा। तो चालू से चार्ल्स सबसे पहले करवाएगा। तो पहला चार्ल्स प्रथम ने, यानी गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? 1642 की बात है ये, और इसमें चार्ल्स प्रथम ने गृह युद्ध करवा दिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद और 1649 में तो क्या कर दिया? इसको फांसी दे दी थी, इसने गृह युद्ध करवाया था। तो 1642 में चार्ल्स प्रथम ने इंग्लैंड में जो है वो गृह युद्ध इसके शासनकाल में आरंभ हो गया था। इसके बाद अगला है इसमें गौरवपूर्ण क्रांति, यानी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है क्योंकि इसमें रक्त नहीं बहा। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? ये कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, ये याद रखिए। 1688 की बात है ये। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो इस समय जेम्स द्वितीय का राज था, ये आगे आएगा। तो इंग्लैंड की बात है गौरवपूर्ण क्रांति, क्योंकि इसमें खून नहीं बहा, तो इस तरह से रक्त नहीं बहा, इसलिए रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। और रक्तहीन है इसलिए इसको गौरवमयी क्रांति कहा जाता है, यानी इस पर गर्व किया जा सकता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जेम्स द्वितीय के काल में हुई। किसके? जेम्स, यानी कोई आदमी जमा के काम करेगा तो उसमें गौरवपूर्ण काम होगा। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा कि जेम्स द्वितीय जो है वो आपको याद होना चाहिए कि जेम्स द्वितीय जो है उसके काल में ये रक्तहीन क्रांति हुई। आगे देखो तो किसके काल में हुई है रक्तहीन क्रांति? इंग्लैंड में। और किसके शासनकाल में? जेम्स द्वितीय में के काल में। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल ऑफ राइट्स। तो देखिए ये बात जो गौरवपूर्ण क्रांति, ये कब की बात है? 1688 की बात है। तो जब 1688 में क्रांति, तो अगले ही साल इन्होंने क्या कर दिया? 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित कर दिए, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स के कारण ही ये क्रांति की गई थी। ये मान नहीं रहा था, बिल अधिकार नहीं दे रहा था, तो ये क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित कर दिए गए। अगला है रक्त और लोह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो रक्त और लोह की नीति, तो ये जो संबंधित है ये आपको याद, देखो इसमें पहला दे दिया कि इसमें नेपोलियन, और इसके बाद दे दिया इसने ये हिटलर, और तीसरा दे दिया इसने बिस्मार्क, और इसके बाद दे दिया इसने गैरिबाल्डी। तो नेपोलियन हो गया, हिटलर हो गया, बिस्मार्क और गैरिबाल्डी। इसमें आपको याद रखना है बिस्मार्क। तो देखिए ये जर्मनी से संबंधित है। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो रक्त और लोहे की नीति इसने, यानी इसने एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से और इसने एकीकरण किया।
ये आपको याद रखना है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, बिस्मार्क। रक्त और लोहे की नीति किससे संबंधित है, तो बिस्मार्क से संबंधित है। इससे अगला देखिए, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि यंग इटली, तो देखो यंग इटली जो किसने बनाया, ये बनाया मेजिनी ने। किसने बनाया, मेजिनी ने। तो मेजिनी ने केवल यंग इटली नहीं बनाया, इसने यंग पोलैंड भी बनाया, यंग जर्मनी भी बनाया इसने। यानी यंग शब्द तो लगा ही दिया, और जर्मनी में बनाया उसको यंग जर्मनी कह दिया, इटली में बनाया यंग इटली कह दिया, और एक क्या बनाया इसने, यंग पोलैंड। तो इसने पोलैंड के लिए यंग पोलैंड, जर्मनी के लिए यंग जर्मनी, और इटली के लिए यंग इटली किसने बनाया, मेजिनी ने। ये आपको अच्छे से याद करना है। आगे देखो, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मेजिनी। इसके बाद देखो, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया। लाल कुर्ती, तो लाल कुर्ती नामक जो सेना है उसका गठन किसने किया, तो ये आपको याद होना चाहिए, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो है इसने लाल कुर्ती, यानी ये लाल कुर्ती पहनते थे, क्रांतिकारी थे, तो उनको लाल कुर्ती नामक सेना कहा गया। तो ये गैरीबाल्डी जो है उसने इसका गठन किया। एक नाम और आता है लाल कुर्ती, तो ये आपको, ये तो लाल सॉरी लाल कुर्ती नहीं, लाल सेना। अगर केवल लाल सेना आ जाए, लाल सेना, ये तो लाल कुर्ती है और ये लाल सेना है। तो लाल सेना के नाम से जो है वो ट्रोटस्की उसने गठन किया, ट्रोटस्की। तो ट्रोटस्की जो है उसने किसका गठन किया, लाल सेना, और ये है लाल कुर्ती सेना। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। तो लाल कुर्ती जो है वो किसका उत्तर आ जाएगा, मेजिनी। इटली की तलवार किसे कहा जाता है, तो इटली की तलवार, देखो इटली की तलवार किसे कहा जाता है, ये आपको अच्छी है, गैरीबाल्डी को ही कहा जाता है इटली की तलवार, गैरीबाल्डी। तो इस तरह से गैरीबाल्डी जो है इटली की तलवार कहा जाता है। इसने इटली का एकीकरण किया, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, गैरीबाल्डी। तो इटली की तलवार कहा जाता है इसको, गैरीबाल्डी को, याद रखना। आगे देखो, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो इटली का जो एकीकरण है, देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कौन है, मेजिनी। कौन है, मेजिनी। देखो इटली की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है, एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है, मेजिनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेजिनी को। ये आपको याद रखना है। आगे देखो, इससे आगे, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का पैगंबर, ये 38वां जो हमारा क्वेश्चन है। तो इटली के एकीकरण का पैगंबर, देखो एकीकरण का जनक जिसे कहा जाता है उसी को क्या कह दिया, पैगंबर भी कह दिया। तो इसमें भी क्या उत्तर आ जाएगा, तो इसमें भी आपका उत्तर जो है वो इसमें जो आया था मेजिनी, वो ही इसी में उत्तर आ जाएगा। तो पैगंबर भी मेजिनी को ही कहा जाता है। तो इस तरह से इटली की तलवार आपको याद रखना, तलवार गैरीबाल्डी, यानी इसका भी रोल रहा है एक प्रकार से, तलवार के बल पर इसने खूब किया, लेकिन नेतृत्व जो है वो मेजिनी का था इसमें। इसके बाद देखो अगला, देखिए 38 से अगले जो हमारे क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। कई बार रुक जाता है। 39वां जो क्वेश्चन है वो देखिए आप ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक रहता है। तो 1914 यानी सी का उत्तर आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918, और इसमें जुड़े हुए क्वेश्चन ये बनता है कि इस युद्ध को रोकने के लिए, यानी इस युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, तो राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था 1920 में। लेकिन राष्ट्र संघ भी फिर फेल हो गया, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। तो 1914 जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोहरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, देखो दो प्रकार के थे, दोहरी राष्ट्र और एक आपने पढ़ा मित्र राष्ट्र। तो देखिए दोहरी राष्ट्र कौन से थे, जो जर्मनी, इटली, जापान की ओर से लड़ने वाले जो थे वो दोहरी राष्ट्र थे। और इसके बाद एक आता है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ये थे इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, इनका साथ देने वाले जो थे वो मित्र राष्ट्र कहलाया। इसके बाद देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोहरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, तो जर्मनी ने किया। किसने किया, जर्मनी ने दोहरी राष्ट्र जो है उनका नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई, देखो वर्साई की जो संधि है ये ही दूसरे विश्व युद्ध को जन्म देती है। तो ये 1919 की बात है। तो 1919 में जो है वो
वर्साई की संधि हुई जर्मनी के साथ, और इस संधि में इतनी भारी भरकम शर्तें लाद दी गई जिसका पालन करना असंभव था। तो इस तरह से ये दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। तो 1919 आपको याद रखना है। इसके आगे देखिए, रूसी साम्राज्य क्या है। रूसी साम्राज्य जो है को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रूसी साम्राज्य की राष्ट्रों का कारागार किसने कहा, तो ये आता है लेनिन ने। तो रूसी साम्राज्य को, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ो। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा, किसने कहा, लेनिन ने। ये कह रहा है कि जो रूसी साम्राज्य है वो एक प्रकार से राष्ट्रों को दबाने का काम कर रहा है, यानी राष्ट्रों को एक प्रकार से वो बंधक बना रहा है। तो ये इसने कहा कि रूसी साम्राज्य यानी जो विस्तार है वो कारागार है, एक प्रकार का जेल है। रूसी क्रांति कब हुई, तो ये बात आती है 1917 में। 1917 में रूस की क्रांति हुई। इसके बाद देखिए, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो देखो, अक्टूबर जो क्रांति है वो किसको कहा जाता है। ये 44 का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये रूसी क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति कहा जाता है किस क्रांति को, यानी रूसी क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर महीना था, पुराने कैलेंडर के अनुसार। तो इस तरह से रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन, चेका एक ऐसा संगठन है और ये चेका की जो विरोधी जो व्यक्ति हैं उनको दबाने के लिए और एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था चेका। और ये चेका जो है इसका जो गठन किया वो किसने किया, लेनिन ने। किसने किया, लेनिन। तो लेनिन द्वारा तो ये चेका का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना, लेनिन चेका का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना गठन किया। देखो एक क्वेश्चन आ ही गया, लाल सेना। तो पहले आया था लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती हमने पढ़ लिया था, किसने, गैरिबाल्डी। तो लाल कुर्ती नामक जो संगठन है वो गैरिबाल्डी आया था। और अब की बार क्या गया, लाल सेना का गठन किसने किया। तो ये मैंने उस समय बता दिया, ट्रॉट्स्की। तो ट्रॉट्स्की जो है इसने ये लाल सेना का गठन किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा वो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ। देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपको याद रखना है 1939 से 1945 तक चला है। दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक चला है, ये आपको याद रखना है। पहला वाला 14 से 18 और दूसरा जो है वो 39 से 45 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध इसमें बता दिया मैंने 1939 से 45। तो इसमें आएगा उत्तर कहीं न कहीं 45। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध है द्वितीय वो 1945 में समाप्त हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौ सैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जापान ने जो है वो कब आक्रमण कर दिया। तो जापान ने कर दिया 1941 में जो है, ये 7 दिसंबर 1941 की बात है। ये कब की बात है, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी 9 सैनिक अड्डों पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद अगले ही दिन यानी 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 1941 इसका उत्तर हो जाएगा। और अंतिम जो क्वेश्चन हमारा वो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराए। देखिए जापान जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, तो इस तरह से अमेरिका ने उसको रोकने के लिए 1945 में, आपको याद रखना है 1945 में जो है वो परमाणु बमों का इस्तेमाल करते हुए उसने इसके युद्ध विस्तार पर रोक लगाई। तो 1945 की बात है। तो देखिए इसमें हिरोशिमा और नागासाकी दो दे रखी है। तो 6 अगस्त याद रखना, 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो पहले हिरोशिमा हीरो बन रहा था, तो इस पर 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी, 9 से नागा, 9 से नोर, नए से नोर, नए से ही नागासाकी। तो इस तरह से 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए और जिसका व्यापक जनसंहार हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। और आज तक भी इसके प्रभाव से जो जापान है वो मुक्त नहीं हो पाया है। तो इस तरह से
ये परमाणु बमों का इस्तेमाल था और इसके बाद जापान ने जो आत्मसमर्पण कर दिया, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तो इस तरह दोस्तों हमने जो विश्व इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को कर लिया है और ये हर परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस तरह से मेरे वीडियो देखते रहे, इसके लिए आप इस चैनल को आज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आने पर इसको लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।